अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। नावल है वहशत इश्क अस्वाइबा फ़ातिमा, एपिसोड 13, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। बीएससी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट ज़ेब कमाल को डिम्पल क्वीन के नाम से पूरी यूनी में जाना जाता था। हालांकि वो ढकी छुपी रहती और कम ही किसी से बात करती थी, मगर उसके हुस्न के चर्चे तो बिना उसके चाहे ही पूरी यूनी में फैल चुके थे। फिर एक दिन एमबीए के हाकिम सुल्तान की नज़र ठहरी थी ज़ेब पर, जिसकी खुद की एक नज़र के लिए लड़कियां मरी जाती थी। हाकिम सुल्तान के एक वडेरे दोस्त दिलावर को भी वो डिम्पल वाली लड़की अंदर तक हिला चुकी थी, मगर दोनों इस बात से अनजान थे कि एक ही लड़की में इंटरेस्टेड है। दोनों में से पहले दिलावर ने इजहार करने में पेशकदमी की थी, मगर उसे बुरी तरह रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ये तो दिलों के सौदे होते हैं जो हर किसी के सामने बेमोल नहीं होते। ज़ेब तो पहले ही हाकिम सुल्तान को दिल में चाहती थी, फिर जब हाकिम ने इजहार किया तो पाँव ज़मीन पर न ठहरे। बहुत जल्दी हाकिम सुल्तान ने ज़ेब को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। तब दिलावर के सीने में हसद और जलन के सांप लौट गए थे। एक वडेरी की अना बुरी तरह कुचली गई थी जब एक मामूली लड़की ने उसे रिजेक्ट करके उसी के दोस्त को सिलेक्शन के एजाज से नवाजा था। तब वो उस पर लानत भेजकर कनाडा चला गया। इधर हाकिम और ज़ेब की मोहब्बत दिन ब दिन अरूज पर पहुंचती गई। इसीलिए ज़ेब ने अपनी बहन रूप को हातिम के लिए पसंद किया और उसे भी इसी घर में ले आए। मगर वो लंदन में ही रिहाइश पजीर थे। उनके यहाँ अर्जी उनकी प्यारी बेटी ने जन्म लिया था। वीर, मीर और शाहजर उन्हीं के पास थे। बोर्डिंग में बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे थे। जब जब दिल करता ज़ेब और हाकिम उनसे मिलने चले आते। ज़्यादातर तो लंदन में ही रिहाइश थी। शादी को 18 साल गुजर गए। दामन और घर खुशियों से भर गया था। निम्रा और वीर, मीर और शाहजर उनकी खुशियों का गहवारा थे। बिजनेस की दुनिया में हाकिम और हातिम का बड़ा नाम था, मगर कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशियों को नज़र भी बहुत जल्द लगती है। उनकी खुशियों को नज़र लगाने वाला दिलावर मलिक 18 साल बाद कनाडा से लौटा था, मगर खाली दामन, खाली हाथ। बीवी मर चुकी थी, कोई औलाद नहीं थी। था तो बस वही बेपनाह दौलत, घुमंड, बरसों की जलन और हसद। इस पर मुतजाद पाकिस्तान में आकर सबसे बड़ा बिजनेस राइवल हाकिम सुल्तान को ही सामने पाया था। एक दो पार्टी में ज़ेब सुल्तान को देखा, जिससे ज़रा भी वक्त की गर्द छू कर ना गुजरी थी। डिम्पल की वही कशिश जिसने दिलावर मलिक को हसद और जलन से पागल बना दिया। उस पर मुतजाद 2-3 टेंडर जो कि दिलावर मलिक को मिलने वाले थे, एन वक्त पर सुल्तान इंडस्ट्रीज के हाथों में चले गए, जिससे वो गुस्से और इश्तिआल से पागल हो गया। फिर शुरू किया उसने बुज़दिलों की तरह वो खूनी खेल, जिसमें उसका जद्दी पुश्ती वफादार गुलाम नवाब हैदर बराबर का शरीक था। सबसे पहले तो हाकिम को धमकियों भरी और ज़ेब को बेहुदा किस्म की कॉल आना शुरू हुई, जिससे उनका सुकून बर्बाद होकर रह गया। फिर हाकिम पर एक दो जानलेवा हमला हुआ, जिससे ज़ेब मुरझा कर रह गई थी। इन्हीं दिनों हातिम, रूप और बच्चे भी आए हुए थे। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे हातिम, रूप और बच्चे वापस जा चुके थे, मगर वीर को जाने क्या हुआ, तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो वापस न जा पाया। इन दिनों वो 14 साल का था, उसकी वजह से अर्जी भी रुक गई। वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने इसी भाई से करती थी। और फिर वो क़यामत की रात आई थी वीर की ज़िंदगी में, जिसने उसका सब कुछ ख़त्म कर डाला था। सब तबाह बर्बाद होकर रह गया था, सब खत्म हो गया। उस रात सुल्तान मेंशन पर शब खून मारा गया था। दिलावर को नवाब ने इतला दी कि आज घर पर सिर्फ ज़ेब और हाकिम हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने अमल किया, गार्ड्स भी मार दिए गए। जब गार्ड्स को मारा गया, इनेक्सी में से निकलकर 20 साल वफादार समी अंदर भागा था। सबसे पहला कमरा वीर का था, वो अंदर घुसा था। वीर जो कि जाग रहा था, पहले ही कुछ गैर मामूली लगा तो बाहर की जानिब भागा, मगर समी ने उसे दबोच लिया। कुछ देर में ही लाउंज में दिलदोज़ चीखें गूंजी थी। वो अपना आप छुड़ाता लाउंज की जानिब भागा, मगर इससे पहले कि वो लाउंज में दाखिल होता, समी उसे दबोचकर लाउंज की खिड़की के सामने दीवार गिर पर्दे के पीछे छुपा लिया था। लाउंज का मंजर हौलनाक और दिल दहला देने वाला था। कुछ दरिंदे उस ज़ेब, हाकिम और अर्जी को दबोच रखा था। उन्हें अर्जी का पता ना चलता, मगर वो बदकिस्मत खुद ही आवाज़ें सुनकर कमरे से निकल आई थी। दिलावर जाने क्या क्या बकवास कर रहा था। फिर उसने जुल्म की इंतहा की जब पे दर पे छुरियों के वार से हाकिम को लहू लहान कर दिया। वो खून में नहाया एक जानिब लड़का था। वो दरिंदा ज़ेब की जानिब बढ़ा। फिर सुल्तान मेंशन की दरों दीवारों ने वो मनाजर देखे जिनके निशानों से उनकी वहशत और खौफ कभी भी नहीं मिट सकता था। समी ने सख्ती से वीर की आंखों पर हाथ रखा था। ज़ेब और अर्जी की दिल चीरती चीखें काफ़ी देर तक गूंजती रही थी। दिलावर ने ज़ेब और नवाब ने अर्जी के साथ दरिंदगी की थी।
और फिर उन्हें भी चाकुओं के वार से छलनी कर दिया। इतनी हैवानियत और दरिंदगी दिखाकर वो जानवर जा चुके थे। गैरत वाले थे हाकिम, जो ये मनाजिर देखने से पहले ही कब की अपनी नींद सो चुके थे। पीछे मातम था, आहें और सिसकियां, जो सुल्तान मैंशन के सीने पर हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थी। समीर पर्दे के पीछे से निकलकर भागा, मगर हाकिम और अर्जी मर चुके थे। ज़ेब भी मौत की हिचकियां गिन रही थी जब पर्दे के पीछे से वीर निकलकर माँ के पास आया और उनका सर अपनी गोद में रखा। इस बेटे की बेबसी की इंतहा क्या होगी, जो अपनी माँ की हिफाजत भी ना कर पाया था, और आज उसके बस में होता तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देता, इन दरिंदों के कलेजे नोच कर चुबा जाता। आज अगर उसके बस में होता तो आंखों से आंसू के बजाय लहू टपकाता कि कुछ तो दर्द और तकलीफ कम होती। ज़ेब की आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे। मॉम, ज़ेब, प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ मॉम, कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ मॉम। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसके आंसू टूटकर गिरते माँ के आंसुओं में शामिल हो रहे थे। हिचकियों के दरमियान बमुश्किल ज़ेब बोली, बी ब्रेव माई सन, टेक केयर, योर ब्रदर्स प्रॉमिस। टूट टूट कर लफ्ज बोलती वो बेहद अजियत में थी जब खून से भरे हाथों से वीर के नन्हे हाथों को थामकर भाइयों का ख्याल रखने का वादा लिया। एक आखिरी बार वीर ने वो डिंपल देखा और फिर ज़ेब ने वीर के नन्हे बाजुओं में दम तोड़ दिया। वो बेयकीनी से पथराई आंखों से माँ का पुरनूर चेहरा देखता रहा। चंद लम्हों बाद पुलिस आ चुकी थी। समीर ने हातिम और रूप को भी इतला दे दी थी। अगले दिन सुल्तान मेंशन पर शामी गरीबा उतरी थी, जब ढेर सारे मातम और आहों के दरमियान 3 मासूमों को उनके आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया था। वीर पथराई हुई नजरों से सब होता देख रहा था। ज़ेब के पास रोने के बाद उसकी आंखों ने एक आंसू भी ना टपकाया था। हातिम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, मगर वो दरिंदे अपना खूनी खेल खेल कर मंजर से गायब हो चुके थे। वीर, हातिम और रूफ वापस नहीं जा पाए थे। बेटे की वो हालत देखकर रूफ भी जैसे अपने होशो हवास खो बैठी थी। हातिम उन्हें लेकर हातिम मेंशन शिफ्ट हो गए और बिजनेस संभाला। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर जाता है। कुछ इंसानों के लगे सीनों पर जख्म भर देता है, मगर वीर जैसों के जख्मों को नासूर बना देता है। वो चाहता ही नहीं था कि वो जख्म भरें, वो तो हर रोज़ उन्हें खुरच कर ताज़ा करता था। इस वाक़े के बाद समी उसका बायां हाथ बन चुका था। रूफ के ही इसरार पर वो लंदन MBA करने गया था। 24 साल का घबरू जवान होकर वापस लौटा तो सबसे पहले इस दिलावर मलिक और इस कुत्ते की तलाश शुरू की थी। मगर मुकाफाते अमल बाज़ ज़ालिमों को जल्द ही भुगतना पड़ता है। उसे पता चला कि चंद साल पहले ही दिलावर एक कार एक्सीडेंट के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर कुत्ते की मौत मर चुका है। हैदर नवाब तो अपने मालिक का इंजाम देखकर ही खुदा की बेआवाज़ लाठी से रूह तक कांप उठा था। और फिर जब अपनी फैमिली शुरू की तो पहले तो एक मजदूर बेटी की पैदाइश ही उसे उसके किए के गुनाहों की सज़ा का एहसास दिला चुकी थी। एहसास जुर्म था जो हर रोज़ रूह को कचोके लगाता था। हर रात सजदे में गिरकर तड़प तड़प कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था। फिर पलविशा हुई तो उसे मालूम पड़ा कि हाकिम सुल्तान के बड़े बेटे ने वो मनाजिर अपनी आंखों से देखे थे, तो रातों की नींदें और दिन का सुकून बर्बाद हो चुका था। सिर्फ हाकिम सुल्तान के उस बेटे के खौफ ने उसे यहाँ से रूपोश होने और पलविशा को छुपा देने पर मजबूर कर दिया था। दिलावर की दर्दनाक मौत के बाद खबर वीर के भड़कते हुए इंतकाम के जज्बों के लिए अच्छी नहीं थी। और तो खुद अपने हाथों से उसे ऐसी मौत देना चाहता था कि वीर को खुद को खौफ आ जाए, मगर वो कुत्ता भी बाकी है ये सोचकर ही तसल्ली हुई। इसीलिए 2 साल तक उसकी तलाश जारी रखी। वो तो तही दामन था, उसके हिस्से में दर्द, तकलीफ़ों, अजियतों के अलावा कुछ भी नहीं आया था। आखिर कसूर क्या था उसका? 12 साल अजियत में गुजारे थे और आज फिर जख्म उधड़े थे और बिल्कुल ताज़ा हुए थे जब सुल्तान मेंशन में खुशियों ने दस्तक दी थी। अपने माँ बाप को पल पल याद करके किस कदर अजियत में वक्त गुजारा था, कितना तड़पा था, ये तो वो ही जानता था। सीन चेंज। वो कारपेट पर बैठा परी की गोद में सर रखे बेआवाज़ आंसू बहा रहा था। 12 साल का इकट्ठा हुआ से रवान था, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सील सील जो भी है। परी के आंसू गिर कर उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। वो नरमी से उसके घने बालों में हाथ फेर रही थी। किस कदर नफरत महसूस हुई थी उसे खुद से, अपनी दुनिया में लाने वाले उस शख्स के अमाल से। किस कदर कराहियत और घिन महसूस हुई थी ये तो वही जानती थी। वो चाहती थी कि वो रोए, जी भर कर रोए और सारी भड़ास निकाल दे। ठीक कहा था वीर ने, वो अगर उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी उसी के साथ करेगी। आज उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर उसके दिल के करीब है, कि उसका दर्द उसे अपने पहलू में उठता महसूस हो रहा था। जब बहुत ज़्यादा देर बाद भी वीर ने सर न उठाया तो
शाह, उसने नरमी से पुकारा और हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरकर नरमी से आंसू साफ किए, मगर आज जाने क्यों वो आंसू थम ही ना रहे थे। चेहरा और आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी। परी उठी और आहिस्ते से उसके पास बिल्कुल करीब होकर बैठी, कॉलर से उसकी शर्ट थामी और जरा सा ऊंचा होकर वो आंसू अपने गुदास लबों से चुने। वीर ने सुकून से आंखें मूंदी। परी ने छोटे बच्चों की तरह उसे खुद में भींचा। आज वो 12 साल पहले वाला ही तो वीर लग रहा था, मोहब्बतों में गुंदा, नरम मिजाज, केयरिंग। कुछ लम्हे यूं ही एक दूसरे के आगोश में सुकून महसूस करते गुजरे। आह, परी के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। वीर चौंका। परी पेट पर हाथ रख के दोहरी सी हुई थी। व्हाट हैपेंड परी? वीर घबराया तो परी मुस्कुराई। कुछ नहीं, ये लिटिल शाहिर सुल्तान ने अपनी मम्मा को किक मारी है कि आप मेरे डैड का ख्याल नहीं रखती। परी के दिल में डिम्पल देखने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। लिटिल फेरी भी तो हो सकती है। वो संजीदा था, मगर परी उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो गई थी। शाह शाह, मुझे दर्द हो रहा है। परी ने उसका ध्यान बटाने को फिर शोशा छोड़ा। कहाँ, किधर? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो फिर घबराया। नो, वो मैंने मेडिसिन भी नहीं ली ना, खाना भी नहीं खाया, और रात के 3 बज गए हैं, आराम भी नहीं किया। मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए दर्द हो रहा है। और इसकी तवज्जो बस अब खुद पर चाहती थी, इसलिए उसे उलझा रही थी। चलो रूम में चलो, मैं खाना और मेडिसिन लाता हूँ। इसने खड़े होकर हाथ बढ़ाया, मगर शाह मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो मस्किन सी शक्ल बनाकर बोली, ओके। बाजुओं में भरा, लाकर बेड पर बिठाया। किचन की तरफ गया तो भुना उठा। शाहमीर अपने रूम के बजाय लाउंज में सोफे पर सोया हुआ था। उसे नज़रअंदाज किया, उसे तो बाद में देखेगा। किचन में गया, खाना निकाला और कमरे में आया। उसके सामने बैठकर छोटे छोटे नवाले बनाकर उसे खिलाए। तब परी ने भी नवाले बनाकर वीर को खिलाने शुरू किए। वीर ने चुपचाप खा लिए। यही तो वो चाहती थी। परी ने उसे खाना खिलाया। वीर ने उसे मेडिसिन दी। परी अनकंफर्टेबल हो गई। चेंज कर लो जान। नहीं, मैं थक गई हूँ, आई कांट। उसने बुरा सा मुंह बनाया और लेट गई। वो रिलैक्स होकर सोफे की जानिब जाने लगा तो वो भुना उठी। शाह, मुझे डर लग रहा है। वीर ठटक कर रुका। तो क्या चाहती हो परी? करीब आ जाऊं क्या? वो आज दूसरी मर्तबा उससे पूछ रहा था। आ जाए। आप कौन सा बंदे खाते हैं? मैं नहीं डरती आपसे। अंदाज लापरवाह सा था। हाँ रियली। वो बहुत जल्द करीब आया। उसे अपनी आगोश में लिया। परी ने उसके सीने में मुंह दिए सुकून से आंखें मूंद ली। बरसों का गुबार छूटा तो आज वो भी पुरसुकून होकर सोया। सीन चेंज। अगला दिन पुरसुकून सा था। सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। हातिम, रूप और निमरा हातिम मेंशन में थे। वीर सरबराही कुर्सी पर बैठा था। बिल्कुल पास ही परी पुरसुकून सी बैठी थी। बार बार नजर अपने शाह की जानिब उठ रही थी, उसका वो डिम्पल देखने की ख्वाहिश में, मगर अभी तक पूरी ना हो सकी थी। शाहमीर और हरम संजीदगी से नाश्ता कर रहे थे जब शाहजर की हरकतों और मानी खीस नजरों ने हिब्बा की जान पर बनाई हुई थी। शाहजर, तुम्हारी लंदन की टिकट्स बुक करवा दी हैं मैंने। आज तो रिसेप्शन है, कल के तुम लोग जाओगे। अक्का की तबीयत खराब है, काफ़ी अरसा हो गया तानी भी मिलने नहीं आई इन्हें, इसलिए टेंस है, इसलिए उनके साथ ही जाना पड़ेगा। पर बिग बी, मैं आपका बेबी देखकर वापस जाना चाहता हूँ, और हिब्बा भी। क्यों फेरी भाभी? शाहजहां ने शोशा छोड़ा। परी को अच्छू लग गया था। वीर ने परी की जानिब जूस का गिलास बढ़ाया। अभी बहुत वक्त है शाहजहां, दोबारा आ जाना, एंड नो आर्ग्यू। और मीर, तुम लोग मरी होकर आओ। चाहो तो कहीं बाहर लंदन या स्विट्जरलैंड भी भेज सकता था, मगर सबसे पहले तुम हरम गुड़िया को कंफर्टेबल फील करवाओ, एक दूसरे को समझो, फिर कहीं दूर जाना। इसीलिए कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस चले जाना, ताकि एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सको। मैंने तैयारी कर दी है, आज रिसेप्शन के बाद ही निकल जाना। वीर ने बात खत्म की और नाश्ते में मसरूफ हो गया। मरी के नाम पर मीर ने बुरी तरह पहलू बदला, जो कि वीर ने नोट किया, मगर मीर बोला कुछ भी नहीं। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कमरों में गए। वीर कमरे की बालकनी में फ़ोन पर बिजी था जब मीर हल्का सा दरवाज़ा नोक करके कमरे में दाखिल हुआ। सामने परी सोफे पर बैठी थी। परी भाभी, वेयर इज़ प्रो? परी ने बालकनी की जानिब इशारा किया। वह बालकनी की जानिब बढ़ा और जाकर वीर को शिकायती नज़रों से देखा। व्हाट? अब क्या हुआ? वीर ने फ़ोन रखकर उसे छेड़ा। व्हाट इज़ दिस प्रो? व्हाट? वीर अनजान बना। यू नो वेरी वेल कि वो फार्म हाउस मेरे लिए एक नाइट मेयर से ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आप मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं, वो भी हरम के साथ? वो सख्त झुंझलाया हुआ था। वो इसलिए मेरी जान कि जो बात जहाँ से बिगड़ती है उसको सुधारने और सही करने की शुरुआत भी वहीं से करनी चाहिए। अभी तो तुम नहीं समझ रहे, मगर मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, इसलिए नो आर्ग्यू। अब जाओ और जाकर रिसेप्शन की तैयारी करो। हर टेंशन को दिलो दिमाग से निकाल दो। और ऐसा भी मुमकिन था कि मीर वीर की बात टाल देता। सॉरी।
और ऐसा कौन सा मुमकिन था कि मीर वीर की बात टालता, इसीलिए चुपचाप वहां से चला आया। सीन चेंज। शहर के बड़े से हाल में मौजूद वो सब खुश थे। बड़ी बड़ी बिजनेस, सियासत और हत्ता के शोबिस की दुनिया की हस्तियां इस रिसेप्शन में मौजूद थी। पीच कलर की मैक्सियों में दुल्हनों पर नजर ही नहीं ठहर रही थी। ऊपर से हिजाब और मेकअप ने चार चांद लगा दिए थे। दूल्हे भी कुछ हैंडसम और डैशिंग नहीं थे। दूल्हे भी कुछ कम हैंडसम और डैशिंग नहीं थे। ऊपर से हल्के से मुस्कुराते तो वो अट्रैक्टिव डिम्पल सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेते थे। परी की अपने शाख का भी डिम्पल देखने की ख्वाहिश पूरी हो ही गई थी। वो भी पीच कलर के ड्रेस में अलवाही से रूप में आसमान से उतरी परी लग रही थी। कुछ मोहब्बत ने एक अलग ही रूप बख्शा था। वीर और हातिम मुस्कुराकर सब गेस्ट्स को वेलकम बोल रहे थे। फंक्शन काफ़ी देर तक जारी रहा, फिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। सब मेहमान जा चुके थे। वीर ने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी, इसलिए ड्राइवर और गार्ड्स के साथ मीर और हरम को वहीं से ही मरी के लिए रवाना किया और वो लोग खुद घर वापस आ गए। सीन चेंज। रास्ते भर में खामोशी छाई रही। वो लैपटॉप में बिजी रहा और हरम झुंझलाई सी पहलू बदलती रही। फिर आखिर मीर को कुछ ख्याल आ ही गया। गार्ड्स को इशारा किया तो उसने डैशबोर्ड में से एक पैकेट निकालकर पीछे मीर को थमाया। मीर ने वो पैकेट थाम कर हरम की जानिब बढ़ाया। क्या है ये? हरम ने संजीदगी से पूछा। अब उसे शामिर की खामोशी से कुफ्त होने लगी थी। मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारे लिए खरीदा था। हरम ने खामोशी से पैकेट थाम लिया और अपने हैंडबैग में रखा। वो झुलाए। मीर उस दुल्हन के रूप में भी उसकी जानिब एक नज़र उठाकर देखने का रवादार ना था, ये जाने बगैर कि वो तो कब का उसे जी भरकर देखकर अब उसकी मौजूदगी का एहसास ही अपने रूम में उतार रहा था। मरी पहुंचकर वो उसे अंदर कमरे तक छोड़ने आया। अजीज ने काफ़ी शानदार इस्तकबाल किया था उनका। रिलैक्स हो जाओ हरम और चेंज कर लो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी आया। ये कहकर मीर की जा वो जा। पीछे हरम कलस कर रह गई। चेंज किया, बोर हो गए। शाम के साइल गहरे थे मगर अभी से सोना बेवकूफ़ी थी। इसीलिए वो यूं ही बाहर निकले और बेख्तियार इनेक्सी की तरफ गई। यकीनन वो फ़रा इधर ही होगी, चलो कुछ बातें कर लूँगी। वो आगे बढ़ी तो सामने ही फ़रा अपने 4 साला बेटे को शायद कुछ पढ़ा रही थी और शायद दोबारा कंसीव करने वाली भी थी। इसे देखकर पुरजोश से हंसी और कर तो जीवन खड़ी हुई और हरम से मुसाफा किया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हरम ने पूछा तो वो शर्मा सी गई। मैं बिल्कुल ठीक, और जब से आपकी शादी का सुना तो दिल से बोझ सा उतर गया। आइए बैठिए। हरम चारपाई पर बैठ गई। कैसा बोझ? हरम ने पूछा। मुझे लगा मैंने आग लगाकर आप दोनों का रिश्ता तोड़ दिया, ये सोचे बगैर कि खुदा हमारे ऐबों पर पर्दा फरमाता है और अपने बंदों में भी दूसरों के ऐबों पर पर्दा रखने वालों को पसंद फरमाता है। बहरहाल जो भी हुआ, इस दिन मैंने शामिर साहिब का अलग ही रूप देखा था। वो बहुत दुखी थी आपको खोने के डर से, बहुत सुधर चुके थे। नहीं तो जो मैंने गलती की थी बहुत बुरी सजा देते मुझे। वो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों एक हो गए। हरम हंस दी। ये तो है, और तुम सुनाओ, तुम्हारे अजीज साहब सुधरे कि नहीं? हाँ 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 हाँ, वो कहका लगाकर हंस पड़ी। हाँ, वो भी सुधर गए। आप कुछ खाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वैसे ही मिलने चली आई। अब चलती हूँ, घर फ़ोन करना है। ये कहकर हरम इनेक्सी से निकली। मगर सामने से शाहमीर आता दिखाई दिया। हरम का चेहरा खिला, मगर शाहमीर का उसे नेक्सी से निकलते देख चेहरा धुआं धुआं हुआ। उसे लगा हरम फिर फरा से उसका करेक्टर सर्टिफिकेट लेने गई है, उसे पूछने गई है। वो सुरख चेहरा लिए तेजी से अंदर जा चुका था। हरम भी नोट कर चुकी थी, सो उसके पीछे लपकी। वो अंदर बेड पर बैठा तेजी से अपने पाँव झुला रहा था जब हरम कमरे में दाखिल हुई। वो मैं बोर हो रही थी, इसीलिए फरा से मिलने चली गई। वो अपने बेबी को पढ़ा रही थी। हरम ने जल्दी से सफाई पेश की, मगर बिल्कुल अंदाजा न लगा सकी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। इतने में मेड खाने के लिए बुलाने चली आई। किचन में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खामोशी से भी खाना खाया। कमरे में आए हरम बेड की जानिब बढ़ी। वो बाहर जाने लगा। किधर जा रहे हैं आप? हरम झुंझलाई। इधर बाहर ही हूँ, लैपटॉप पर कुछ काम है, तुम सो जाओ हरम। वो कहता बाहर जा चुका था। हरम को अब उसका सर्द सा रवैया हर्ट कर रहा था। उसे क्या मालूम, वो तो खुद अपने आप से एक जंग सी लड़ रहा था। अजीब सी वहशत थी जो दिलो दिमाग को जकड़े हुए थी।
करीब आ नहीं सकता था और दूर जाना किसी अजाब से कम नहीं था। रात भर तूफानी बारिश के बाद बर्फबारी ने मौसम फिर यकबस्ता कर दिया था और हरम मैडम की नाजुक सी जान को अपनी लपेट में ले लिया था। तेज बुखार से वो टूट चुकी थी। अगले 2 दिन वो बीमार रही और फिर जो हरम को उसकी सर्द मोहरी की शिकायत हो रही थी, देखा कि वो किस कदर तड़प रहा है। दिन रात वो उसकी केयर करने में लगा रहा, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रहा था। रात को भी घंटों उसके सरहाने बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। 2-3 रातों से उसने हरम के लिए अपनी नींद, चैन, सुकून सब बर्बाद कर रखा था। सीन चेंज। अगले दिन वो काफी बेहतर फील कर रही थी। सो उठकर फ्रेश हुई। शाहमीर ने कहा था कि वो घूमने चलेंगे। आज फिर वो मुकम्मल वाइट ड्रेस में थी और शाहमीर का जब्त आजमा रही थी। वो खुद भी तो डिम्पल वाई सफेद शलवार कमीज में ब्लैक वेस्टकोट पहनी, मर्दाना ब्लैक शॉल कंधों पर गिराए कोई मगरूर वडेरा लग रहा था। तैयार हुई, कुछ ही देर में वो दोनों घूमने निकले। वो उसका हाथ थामे उसे बाजार घुमा रहा था। हर तरफ कुदरत ने हुस्न बखेरा था। वो दोनों आपस में बातें करते रहे। वीर उसे इस जगह के बारे में बता रहा था और बात करते हुए भी डिम्पल अपनी छप जरूर दिखला रहा था। काफी सारे स्कूल कॉलेजेस के टूर भी आए हुए थे। हरम को आग तो तब लगी जब फिरोजी यूनिफॉर्म में चंद कॉलेज की लड़कियां इन दोनों के पीछे ही हो ली और बड़े बेबाक तरीके से शामिर पर होटिंग करने लगी थी। अरे वडेरा जी, डिम्पल बॉय, नंबर वंबर चाहिए क्या? तो कनीजे हाजिर हैं। एक ने तो हद ही कर दी। रिठाई और बेशर्मी की हद तो ये थी कि उन अंधियों को वडेरा जी के पहलू में चलती उसकी बीवी का भी लिहाज ना था। शामिर लापरवाही से चलता रहा। भला ऐसी बातों से उसे क्या फर्क पड़ता था? मगर हरम का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो चुका था। बदतमीज, बेगैरत। जब सेब खुद ही चलकर अपने आप को थाली में पेश करके कहे कि आओ मुझे खा लो, तो खाने वाले का क्या कसूर? वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। शाहमीर वापस चलें? वो उकताकर बोली तो शाहमीर चुपचाप वापस आकर गाड़ी में बैठा और वो वापस घर आ गए। सीन चेंज। वो कसमंदी से लेटी हुई थी। हलक में जैसे कांटे उग आए थे। शाहमीर जाने कहाँ था। जग में देखा पानी नहीं था। वो शदीद बेजार हुई। जग उठाकर किचन की तरफ बढ़ी, फिर पानी भरकर वापस मुड़ी थी कि लाउंज में पहुंचकर जग बुरी तरह हाथ से फिसला और टूटकर चिकनाचूर हो गया। उफ! वो मोटे कांच के टुकड़े को उठाने आगे बढ़ी। पानी पे हरम का पाँव फिसला था और इससे पहले कि वो टूटे कांच पर रौंदे मुंह गिरती, हरम संभलो। मीर जो लाउंज में अभी अभी दाखिल हुआ था, बिजली की तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। हरम के पेट के गिर्द उसका बाजू लिपटा था, मगर मीर का पाँव भी पानी से फिसल चुका था। वो भी तवाज़ुन बरकरार न रख पाया, मगर गिरते गिरते वो हरम को अपने ऊपर कर चुका था ताकि उसे चोट ना लगे। शीशे के चंद टुकड़े मीर के बाएं पहलू में पिवस्त हुए थे। वो फौरन उठे। वाइट टी शर्ट सुर्ख हुई खून के फवारे उठे। वाइट टी शर्ट सुर्ख हुई थी और हरम के उस्तान खता हुए। वो बेतहाशा बेआवाज रो दी। सहारा देकर उसे बेडरूम लाई थी और बेड पर बिठाया। उसने एक झटके से टी शर्ट उतारी थी। शीशे के टुकड़े जिस्म से निकले, मगर एक अभी बाकी था। खून तवातर से बह रहा था। चेहरा और आंखें शिद्दत जब से लाल सुर्ख हो चुकी थी। हरम, निकालो इसे। मैं नहीं, आप मेरे सामने क्यों आए? वो झलाई। तुम्हें लगती तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती। अब रोना बंद करो यार, कुछ हुआ तो नहीं मुझे? चुप करें आप, बिल्कुल चुप। कुछ होता तो तब रोती मैं। हरम ने बुरी तरह उसे झिड़का। तो कई दिनों बाद उस कातिल डिम्पल के दर्शन हुए। हरम ने जान निसार करने वाले अंदाज में उस डिम्पल को देखा। जादूगर कहेंगे, वो दिल में तिलमिलाई। अच्छा, निकालो इसे यार, मुझे पेन हो रहा है। मरते क्या ना करते, डरते डरते शीशे के छोटे से टुकड़े को हाथ से खींचा और खुद ही हल्के से चीख मारकर उसे लिपट गई। जालिम दुश्मनी जान, क्यों हर मरतबा उसका दर्द खुद में समेट लेता था? क्यों? हरम को एहसास भी न हुआ कोई शर्ट लेस है और वो उसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेटे उससे लिपटी है। एहसास तो तब हुआ जब शामिर के हाथ अपनी कमर के गिर्द लिपटे महसूस हुए और उसने हरम को खुद के चौड़े कसरती सीने में बुरी तरह भेजा। बड़ी शिद्दत थी उस पर हिद्दत लम्स में। वो कसमसाई, चेहरा हया से सुर्ख हुआ। उसके सीने पे हाथ रख के उसे दूर करने की कोशिश की। शाहमीर ने नरमी से उसे छोड़ दिया। मैं ड्रेसिंग करवा कर आता हूँ। वो उठा, वार्डरोब से शर्ट ली और बाहर निकल गया। उफ, कितनी बुरी हूँ मैं। और फिर से नाराज हो गए होंगे मेरे उन्हें खुद से दूर करने से। वो उसकी नाराजगी का सोचकर रोने बैठ गई। 2-3 घंटे यूं गुजर चुके थे उससे गए। जब फरा कमरे में दाखिल हुई तो वो रोई रोई से भीगे चेहरे के साथ बैठी थी। उसे रोता देखकर वो खामोश सी हो गई। हरम, मेरे साथ आओ। हरम ने सवालिया नजरों से उसे देखा।
आओ तो सही। वो उसका हाथ थाम कर घर से बाहर लाई। 10 मिनट चलकर वो एक दरगाह के सामने खड़ी थी। यहाँ फातिया पढ़कर दुआ मांग लो, दिल को सुकून मिलेगा। हरम अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान हुई कि शाहमीर पहले ही वहाँ आंगन में दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा है। मीर की पीठ उसकी जानिब थी, इसीलिए मीर ने उसे नहीं देखा था, मगर वो मीर को बखूबी देख सकती थी। वो करीब हुई। तभी सानिया इस दरगाह में दाखिल हुई थी और शाहमीर सुल्तान को इस बिखरे से हुलिये में वहां देखकर हैरान हुई। वो उसके करीब आई। शाहमीर, ये तुम हो? शाहमीर सुल्तान, तुम यहाँ और ऐसे? ये क्या हालत बना रखी है शाहमीर तुमने? उसने बेयकीनी से उसे पुकारा। वो जो तने से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था चौंक कर सीधा हुआ और उसे सामने देखकर करब से मुस्कुराया। तुम्हारी बदवाओं ने मुझे देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया सानिया। देखो कैसे इश्क में एड़ियां रगड़ रहा हूँ। और सितम तो ये कि अपनी मोहब्बत हासिल करके भी बेमुराद हूँ, उसे पाकर भी अभी नहीं पा सका। अजीब सी वहशत होती है मुझे, खुद से घिन आती है। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती सानिया? उसकी बात पर सानिया तड़पी। मैं कौन होती हूँ मीर, तुम्हें माफ़ करने ना करने वाली? उस दिन वहाँ से जाने के बाद मैंने इंसाफ करते हुए सोचा तो दारक हुआ कि मैं भी इस गुनाह में बराबर की शरीक थी। तुमने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी कोई मुझसे या किसी से भी, इसलिए सिर्फ तुम गुनाहगार नहीं थे, हर वो कदम गुनाहगार थे जो खुद चलकर तुम तक आते थे। मैंने तौबा की और आज अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। तुम भी अब बस कर दो मीर और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। फिर भी अगर तुम्हारी तसल्ली होती है तो मैंने अपनी सारी बददुआएं वापस ली और तुम्हें दिल से माफ़ किया। ये कहकर वो जा चुकी थी। मीर के कंधों से पहाड़ जितना बोझ आखिर सिरक ही गया। सुकून से आंखें मूंद ली। हरम जो वहां मौजूद सब बातें सुन रही थी, पुरसुकून सी होकर वापस पलटी और घर आ गई। सीन चेंज। मीर रात 8 बजे के करीब लाउंज में दाखिल हुआ तो वो बाहरी लाउंज के सोफे पर कंफर्टर ओढ़े लेटी थी। हरम जान, चलो उठो, अंदर चलो। वो सोफे पर कान बंद किए लेटी रही, बल्कि पूरी तरह कंफर्टर में मुंह दिए सोती बन गई। ओहो मीर, मेरे कमरे में होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, बात तक तो करते नहीं। मुझे क्या मौत आई है जो उठ के जाऊं और अंदर जाकर गूंगी बहरी बन जाऊं? रहें अकेले खुद ही। वो सख्त झंझलाई और दहलीज में अपने आप से बातें किए जा रही थी, जबकि मीर उसके सर पर खड़ा कब से आवाज़ें दे रहा था, उसे क्या पता। वो तो उसकी खुशबू और मौजूदगी का उसे देखने का एडिक्ट हो चुका था। अब तो उसके बगैर एक पल ना बिताया जाता। कहाँ वो पूरी रात उसे सूली पर चढ़ाने के लिए चक्करों में थी। हरम उठो जान। वो करीब हुआ मगर वो हिली भी नहीं। हरम। मीर ने अचानक उस पर से कंफर्टर उतारा था, नीचे झुककर उसे बाजुओं में भरा। वह जो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, उसके पुर हिद्दत लुदते लम्स और शिद्दत भरी कुर्बत से जी जान से लर्जी। मगर शुक्र है कि घने भाल खुले थे उसके सीने पर। सर ढलका तो बाल सामने आ गए। मीर की गाल पर तो डिंपल इस वक्त गहरा हुआ जब उसकी कुर्बत से घबराकर दोनों लरजते हाथों से उसकी शर्ट मुट्ठियों में बुरी तरह जकड़ी थी और उसे पता चल गया कि मैडम जाग रही है। उसे लाकर बेड पर लिटाया। एक घंटा बेड पर रखकर उस पर झुका, एक घुटना बेड पर रखकर उस पर झुका, दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखे। अब ऐसा भी नहीं है जान कि तुम मेरे लिए शजरे ममनुआ हो, ये कहकर गर्दन पर झुककर धकते लबों का लम्स रखा। हरम की रूह फना हुई, मचल कर उसके सीने पर हाथ रखे। मीर वो लव बाइट का निशान हरम की गर्दन पर आया था। वो पूरी जी जान से लरजी। बस डियर वाइफी, मेरी इतनी सी कुर्बत से मोम की तरह पिघल रही हो, अगर बहुत करीब चला आया तो क्या करोगी? हाँ, जज्बों से बोझल बारीक गंभीर लहजा। हरम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। वो फौरन उठकर सीधी हुई। सीन चेंज। जिलाल उसकी सरहाने गुमसुम सा बैठा था। वो भी खाली सी नज़रों से अपने मसीहा का उदास चेहरा देख रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसे फोर ब्रेन के मेजर ऑपरेशन के लिए आईसीयू में लेकर जाने वाले थे। इधर परी वीडियो कॉल में उसे देखकर वीर के बाजों में बिखर रही थी। वीर ने इसे खुद में समाया हुआ था और उसे तसल्ली देने के लिए उसकी पेट सहला रहा था। हमें पूरा भरोसा है वीर कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा, इसलिए फिक्र मत करो और भाभी को संभालो, मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके, जलाल ने फीका सा मुस्कुराकर कहा। ओके, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, कहकर वीर ने फ़ोन रखा और पानी का गिलास परी के लबों से के साथ लगाया। उसने चंद घूंट पिए। शाह, परिहा ठीक तो हो जाएगी ना? उसने उम्मीद भरी नज़रों से वीर को देखा। क्यों नहीं मेरी जान। वीर ने अपने लबों से उसके आंसू चुने। परी ने खुद सुपुर्दगी के आलम में उसके कुशादा सीने पर सर रखा तो वो सुकून से मुस्कुरा दिया। सीन चेंज। इधर आओ हरम। शाहमीर ने उसके सामने अपना चौड़ा हाथ फैलाया। आज जब जानो रूह में सुकून सा था तो उसे हरम के करीब जाने से कोई वहशत, कोई बेचैनी नहीं हो रही थी।
एक मुस्कुराहट थी जो मुसलसल चेहरे का अहाता किए हुए थी, और आज इस डिम्पल में एक शरारत और जज्बों का तूफान सा था जो मचल रहा था। हरम ने झिझकते उसके हाथ में अपना नाजुक हाथ थमाया। वो उसे लिए बाहर आया। लाउंज में पहुंचकर उसे एक पैकेट थमाया। हरम की सवालिया नजरों के जवाब में वो बोला, ड्रेस है मेरी वाइट फेरी, मेरी पसंद का, जाओ चेंज करके रेडी होकर आओ। हरम पैकेट थाम कर अंदर आई। ड्रेस खोलकर देखा तो वाइट पैरों तक बारबी स्टाइल फ्रॉक थी। ड्रेस चेंज किया। शाहमीर की नज़रें सोचकर शर्म से दोहरी होगी, क्योंकि वो वाइट विच इस ड्रेस में सादगी में भी गजब ढा रही थी। फिर हल्का सा रेडी हुई और बाहर आई। बाहर शाहमीर भी अब ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में बहुत डैशिंग लग रहा था, उसे लिए बाहर आया। हरम हैरान हुई। बाहर लॉन में हल्की ठंडी हवा में 4 मसनूई पिलर लगाकर और फूलों की छत बनाकर ढेर सारे फूलों के दरमियान कैंडल लाइट डिनर का एहतमाम किया गया था। वो टेबल तक आए। हरम रूह तक सरशार हुई। शाहमीर ने चेयर पीछे करके उसे बिठाया और खुद सामने बैठ गया। उसकी पुरहिद्दत निगाहें हट नहीं रही थी हरम से। हरम का चेहरा गुलाल हुआ। तुम जानती हो हरम कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरी हर आती जाती सांस में तुम बसती हो, मेरी रगों में खून बनकर दौड़ती हो। तुम्हारे बगैर एक पल भी मैं कभी अपने लिए नहीं सोच सकता। ये कहते मीर ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। आज वह फिर खुलकर इजहार कर रहा था और हरम की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। लरजता हाथ उसके हाथ में दिया तो शाहमीर ने एक खूबसूरत सी रिंग उसकी उंगली में पहनाई। हरम से नजरें उठाना दोपहर हो रहा था। बी रिलैक्स जान, आराम से खाना खाओ। शाहमीर ने अपनी नजरें हटाई। खुशगवार माहौल में खाना खाया। ठंड काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए मीर उसके करीब गया, उसे अपनी बाहों में भरा। वो घबराई। मीर, मैं खुद चल लूंगी। मुझे पता है जान, पर आज मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं रखना चाहता। चेहरे पर शरारती सी मुस्कान थी और हरम की घबराहट अरूज पर थी। मीर उसे लिए कमरे में दाखिल हुआ। पाँव से दरवाज़ा ऑटो लॉक किया और नरमी से उसे नीचे उतारा, मगर उसे बाजुओं की गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया। कमर के गिर्द बाजू का हसार बांधकर बेखुद सा होकर उसे सीने में भेजा। उसके बालों में मुंह दी, बालों की खुशबू सांसों में उतारी। हरम जज्बात से बोझल आवाज में बोले, जी। हरम वो जज्बात से बोझल आवाज, भारी आवाज, जी। वो उसकी थकती गुर्बत और पनाहों में पिघल रही थी। बमुश्किल बोली, मैंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, तुम कुछ नहीं कहोगे जान। वो वो मीर इससे पहले कि वो कुछ कहती, कमर पर खुलते जिप से बेतहाशा घबरा कर वो दीवार से लगी। शाहमीर बेखुद और मदहोसा उसके करीब आया। एक हाथ से उसकी कमर को गिरफ्त में लेकर खुद में समेटा, दूसरा उसके बालों में उलझाया। माथे से माथा टिकाकर आंखें मूंदी। हरम ने भी घबरा कर आंखें बंद की। वो जिससे उसके दूर रहने की शिकायत थी, अब उसकी इस कदर शिद्दत और पागलपन से हरम की छोटी सी जान पर बनी हुई थी। हरम, इजाज़त है तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब आ जाऊं, इतने करीब कि हम एक दूसरे की रूह में समा जाएं। हरम की ज़ुबान तो वो अपनी शिद्दतों से तालों से चिपका चुका था, तड़प कर उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था। हरम के उसान खता हो गए थे। मीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर हटाने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ थाम कर दीवार से लगा चुका था। लम्हा ब लम्हा मीर के अमल में शिद्दत आ रही थी और हम सह नहीं पा रही थी। मीर ने नरमी से उसे छोड़ा, फिर अपनी बाहों में भरा, बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुकता चला गया। शाहमीर, हरम ने कांपते पुकारा। वो जो उसकी गर्दन कपूर पर मोहब्बत की बारिश में भिगो रहा था, बेखुद सा बोला, हुक्म मेरी जान। वो मैंने मीर ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। वो मोहब्बत का जाम पीने उसके भीगे लबों पर झुकता चला गया। आज उसे कोई बहाना, कोई मज़ामत नहीं चाहिए थी। कमरे में मानी खेज खामोशी थी। हरम को आज हर हाल में शामिर का दीवानापन सहना था। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।